आज मुस्लिम लॉ में कैरी करना था ना, कहाँ तक कर लिया था हमने कल? कल हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ये प्रोहिबिशन देख लिए थे कि निकाह पे अगर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है तो क्या होगा, रिलेटिव प्रोहिबिशन है तो क्या होगा, ठीक है ना, ये हमने चीज देख ली थी, ठीक है। आज हमें देखना था, आज हमें शुरू करना था मुता मैरिज से, है ना। आज हमें नया शुरू करना था मुता मैरिज। ठीक है, करें शुरू। देखो इसमें, चलो शुरू कर दो, 2 मिनट तक शुरू करते हैं। करें शुरू। आज हमें कहाँ से शुरू करना है, मुता मैरिज से ना। कल हमने देख लिया था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में क्या होता है। एब्सोल्यूट है तो वॉइड होगी, दोनों में अगर रिलेटिव है तो शिया में वॉइड होगी, सुन्नी में इरेगुलर होगी, है ना। हमने पढ़ा के फिफ्थ शादी कर लो, इद्दत पर शादी कर लो, इन सब में क्या होता है, इंटर रिलीजियस मैरिज आपने कर ली तो क्या होगा ना, ये सब चीजें पूछ ली जाती है पीटी, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आज शुरू करना है मुता मैरिज। पीटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक चीज पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मुता मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ शिया में है, ठीक है। सुन्नी में मुता मैरिज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो कौन रिकॉग्नाइज करता है मुता मैरिज को, सिर्फ शिया करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पहला पीटी का आपका क्वेश्चन है ये कि मुता मैरिज का कहां पर रिकॉग्नाइज है, सिर्फ शियाज में, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जो मुता मैरिज है ना, ये बड़ी टेम्परेरी मैरिज है ना। कैसी मैरिज है, टेम्परेरी मैरिज, ठीक है, थोड़े दिन के लिए करते हैं, ठीक है। एक बात और कि कोई अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज नहीं है, अप्रूव्ड फॉर्म नहीं है, करी जाती है, रिकॉग्नाइज्ड है, मगर अप्रूव्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो लेस अप्रूव्ड मान लो आप, मतलब कि एक कहा यह जाता है, कहा जाए कि मुता ना करा जाए तो बढ़िया है, मगर कर लिया तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, प्रोविजन तो हित कर तो सकते ही है, बट ना करा जाए तो बढ़िया है ना। तो ये क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, टेम्पोररी है सबसे इंपॉर्टेंट। आप 1 दिन के लिए करो, है ना, आप 10 दिन के लिए करो, आप 1 साल के लिए करो, आपकी मर्जी है, आप टाइम फिक्स कर लो। 2 लोग, 2 वयस्क, 2 वयस्क, वयस्क का मतलब 15 साल से ज्यादा के लोग, 2 वयस्क लोग खुद की मर्जी से, ठीक है, फिक्स टाइम के लिए जो शादी करते हैं शिया में, उसे बोला जाता है मुता मैरिज, है ना। तो 15, मैंने जब बोला कि 15 साल से ज्यादा वाले, तो इसमें एक बात और समझ, गार्जियन तो दे नहीं सकते, मुता मैरिज में गार्जियन नहीं देते हैं। यहाँ पर 2 वयस्क लोग ही चाहिए। नॉर्मल जो शादी पीछे हम निकाह पढ़कर आए हैं, वहां पर क्या है, या तो 15 से आप कंसेंट तो 15 छोटे तो गार्जियन दे देंगे, मगर मुता मैरिज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ गार्जियनों का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो 2 वयस्क लोग अपनी मर्जी से फिक्स टाइम के लिए जो शादी करते हैं उसे बोलते हैं मुता मैरिज, ठीक है। एक और पीटी का क्वेश्चन आपको बताता हूं कि ये 4 वाइफ वाला जो क्लॉज आपका चलता है ना मुस्लिम्स में, वो मुता मैरिज में नहीं चलता। आप 10 मुता मैरिज कर लो,
आप 20 कर लो, आप 30 कर लो, जितना मन है उतनी शादियां करो, एक एक दिन के लिए एक एक रोज एक शादी करो, साल में 365 शादियां करो, कोई इशू नहीं है। ये वाला बात 4 शादियों वाला मुता मैरिज में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एक एक वन लाइनर में आपको जो बता रहा हूँ ना, पीटी के क्वेश्चन समझना, इनको लिखते जाना एक एक लाइन में, इनको है ना, एक एक लाइन में लिखते जाना। जैसे होगा कि टेम्परेट होती है, फिक्स पीरियड के लिए होती है। दूसरा कि अडल्ट ही चाहिए, और अडल्ट का मतलब यहाँ पर 15 साल अडल्ट ही अपनी कंसेंट से दे सकते हैं, गार्जियन नहीं दे सकते, है ना। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि क्या बोलते हैं, अप्रूव्ड फॉर्म नहीं है ना। वैसे ये तो नहीं पूछता कि अप्रूव्ड फॉर्म है कि नहीं है, और फिर भी है ना। पर्पस देख लो, इसका पर्पस क्या है, आखिर ये लोग करते क्यों है मुता मैरिज का पर्पस क्या। पर्पस 2 है इसके। एक तो है बच्चे पैदा करना, प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, आबादी बढ़े, ठीक है। एक तो है प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। क्या होता था उस दौर की बात है, ये 1400 साल पहले की। तो तब क्या होता था, जितने ज्यादा लोग होंगे, उतने ज्यादा लोगों की जरूरत है ना, तो इसलिए तब ये पर्पज होता था। और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल प्लेजर। अब क्या होता था, मान लीजिए सब लोग सैनिक वैनिक इस देश से उस देश, उस देश से उस देश घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, तो भैया इनको अगर घर से 2-2, 3-3 साल दूर रहेंगे तो युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो उसके लिए टेम्परेरी फॉर्म ऑफ मैरिज दे दिया कि आप जहां जाओ वहां पे 10 दिन के लिए कर लो, 1 महीने के लिए कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये इसके पर्पज है। पर्पज इतना पूछने के चांस तो नहीं कि आपसे पूछे कि पर्पज क्या होता है इसके, बट पता होना ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो, है ना। क्या हो गया इसमें, ठीक है, समझ में आई। 4 शादी वाला मैंने आपको बता दिया, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक और लिखो, नो विटनेस रिक्वायर्ड। कोई विटनेस की जरूरत नहीं है मुता मैरिज करने के लिए, है ना। किसी विटनेस की जरूरत नहीं है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है शायद कोई इंटरनेट इशू तो नहीं हो रहा है। आ रही है तो कंफर्म कर दो आप लोग। ठीक ठीक। तो कोई विटनेस की जरूरत नहीं है, ये मतलब पीटी के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुता मैरिज के ना। आपको इसमें क्या है, विटनेस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात देखो, एक चीज और है, एक चीज और है कि एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, है ना। अब होगी तो शिया में ही, मगर मेल और उसमें फीमेल में फर्क है। मेल जो है ना, मेल वो मुता मैरिज किसी से भी कर सकता है, किसी से तो मुस्लिम से तो कर ही सकता है ना। किताबिया से, नॉन किताबिया से, है ना, फायर वर्शिपर अगर कोई है उससे, किसी से भी कर सकता है मेल मुता मैरिज। तो ऐसे नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम निकाह पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या सिस्टम था, इंटर रिलीजियस में क्या सिस्टम था, उसमें ये था मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सिर्फ सिया में खासकर ये पॉइंट था कि आप सिर्फ किससे कर सकते हो, मुस्लिम से कर सकते हो, किताबिया नॉन किताबिया से नहीं कर सकते, वॉइड होती। मगर मुता में कर सकता है मेल, मगर फीमेल को सिर्फ सिया मुस्लिम से ही करनी पड़ेगी, मतलब कि सुन्नी से भी नहीं कर सकती, है ना, सुन्नी से भी नहीं कर सकती। फीमेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि फीमेल सिर्फ सिया मुस्लिम से ही कर सकती है ना, सुन्नी से भी नहीं कर सकती। मेल को पूरा मतलब वो है, आजादी है कि वो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, किताबिया, नॉन किताबिया सबसे कर सकता है, ठीक है ना। ये पीटी का पॉइंट आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट आपके लिए, है ना। विटनेस की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट आप इसमें एक और समझ लो कि मुता विवाह में ना, मुता मैरिज में म्यूचुअल इनहेरिटेंस नहीं होता। म्यूचुअल इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब कि सिंपल तरीका यह कि ए और बी ने मुता विवाह किया, ठीक है। अब विवाह के दौरान ए मर गया, तो क्या ए की प्रॉपर्टी को बी क्या इनहेरिट करेगी, नहीं करेगी, है ना। क्योंकि ये बड़ा ही टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैरिज है, तो यहाँ पे म्यूचुअल इनहेरिटेंस जैसा कॉन्सेप्ट मुता मैरिज में नहीं होता है ना, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया।
मुता मैरिज में म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं? लेजिटिमेट होते हैं, मतलब कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। वैसे मुस्लिम में लेजिटिमेट बच्चा कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करता है, मगर यहाँ पर लेजिटिमेट होते हैं, फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। ये भी एक पॉइंट है। ये तो नहीं पूछता क्या इतना, ये तो नहीं पूछता इतना, ठीक है ना। मगर ये है कि फिर भी आपको पता होना चाहिए। एक और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मुता मैरिज में जो वाइफ है ना, उसे सेपरेट रेजिडेंस नहीं मिलेगा। सेपरेट रेजिडेंस की का राइट नहीं है इसको। जैसे मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम है 4 शादी कर रहा है तो उसमें वाइफ को सेपरेट रेजिडेंस का भी राइट होता है ना, मगर इसमें मुता विवाह में सेपरेट रेजिडेंस का राइट वाइफ को नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा पता है 2-3 चीजें मुता में, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है मुता विवाह किस में होता है? सिया में होता है, ठीक है। 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। गार्जियन मुता विवाह नहीं करा सकते, मेल किसी से भी कर सकता है, फीमेल को सिर्फ सिया से करना पड़ेगा, है ना। और इसमें एक आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, इद्दत पीरियड। एक जो इसमें इद्दत पीरियड का कॉन्सेप्ट था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इद्दत का मुता में इद्दत होती है 45 डेज की, और मेस्ट्रुअल पीरियड से है, मेस्ट्रुअल पीरियड से फीमेल है तो 2 मंथ की, ठीक है। तो 2 मंथ, ठीक है। ये पूछ लेते हैं। डेथ हुई है, अगर डेथ है तो 4 महीने 10 दिन है ही, तो 10 दिन है। ये डाइवोर्स मतलब ये जब आपका खत्म हो रहा है, इसमें डाइवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट होता नहीं। देखो हाँ, एक चीज और पॉइंट में बता दो, मुता विवाह में क्या होता है, मुता में डाइवोर्स नहीं होता, ठीक है। मुता क्योंकि फिक्स पीरियड के लिए होता है, क्योंकि ये फिक्स पीरियड के लिए होता है, तो जिस दिन पीरियड खत्म होता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, शादी ऑटोमेटिक खत्म, शादी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। मान लो 15 दिन के लिए आपने शादी करी, जिस दिन 15 दिन खत्म हुआ आपकी शादी खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है ऐसे डाइवोर्स वाइवोर्स की ना। और मान लो सपोज करो कि आपने मान लो 3 महीने के लिए शादी करी, आपने सोचा मैं 3 महीने रोकूंगा, चलो 3 महीने के लिए शादी कर देता हूँ, 3 महीने शादी करी, मगर अब 1 महीने बाद ही ना पति का मन नहीं है साथ रहने का, है ना। अब डाइवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट तो नहीं, तो क्या करे, तो पति के पास, मेल के पास ये ऑप्शन है कि वो दे दे हिबाए मुद्दत। हिबाए मुद्दत, मुद्दत मतलब होगा टाइम। टाइम को क्या कर रहा है, हिबा मतलब क्या होता है, दान देना, है ना। हिबा माने क्या है, गिफ्ट। तो क्या कर रहा है, टाइम का उसे गिफ्ट दे दे रहा है, चल ठीक है जाते 2 महीने पहले ही छोड़ा, है ना। वो हिबाए मुद्दत दे रहा है। ऐसे अगर वाइफ का मन नहीं है ना, तो उसे करना पड़ेगा हिबाए, हिबाए क्या था इसका, मेहर। हिबाए मेहर, मान लीजिए उसका मेहर तय बोला 10,000 रुपए में। अब उसने बोला कोई बात नहीं भैया, मेरे को 4,000 ही दे दो, मेरे को 2 महीने पहले छोड़, ठीक है। तो वो टाइम की इसको हिबा दे रहा है, दान दे रहा है, ये हिबाए मुद्दत दे रही है। डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई बड़ा पॉइंट तो नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है आपको कम समझ में आ रहा हो, सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है। हाँ, तो ये इन्हीं पॉइंटों पे से पूछता और कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछता, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा एक पॉइंट और बताता आपको। सपोज करो कंटीजेंट मैरिज के बारे में कभी पूछ दे अगर आपसे, कंटीजेंट मैरिज का हाल क्या है, तो आपको क्या बताना है। कंटीजेंट मैरिज की वैलिडिटी आपसे पूछ दे तो आप क्या बताओगे, क्या है। पहले बता दो, कंटीजेंट मैरिज की वैलिडिटी है 0, वॉइड है, ठीक है। कंटीजेंट मैरिज की वैलिडिटी क्या है, वॉइड है। आपने भावना, आपने मुझे कोई फोटो शेयर किया क्या अभी, व्हाट्सएप पर?
पहले इन नहीं हो रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा था पहले। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो क्या कंटीजेंट मैरिज की क्या वैलिडिटी है? कोई वैलिडिटी नहीं है, वॉइड है। कंटीजेंट मैरिज आखिर होती क्या है? कंटीजेंट मैरिज क्या होती है? वर्ड से समझ में आ रहा है। कंटीजेंट है, कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट का मतलब होता है कि सम इवेंट हैपन और नॉट हैपन, है ना, हैपन और नॉट हैपन, इसके ऊपर आपकी शादी क्या डिपेंड करती है। मतलब आपका मन नहीं है शादी करने का, आपका अभी हैंड टू हैंड शादी करने का मन नहीं है। आपने क्या बोला? आपने बोला कि इंडिया अगर जीत जाएगी वर्ल्ड कप, इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाएगी तो मैं शादी कर लूंगा तुमसे, है ना। ये क्या कंटीजेंट मैरिज है कि अगर ये इवेंट होगा तो फिर मैं ये करूंगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो इंटेंशन होती है ना पति पत्नी की, स्पाउस की, स्पाउस तो नहीं कहूंगा, पति पत्नी बेचारे बने कहा अभी, मगर जो मतलब जो क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ जो है, उनकी जो इंटेंशन है ना वो तुरंत शादी करने की नहीं है, इमीडिएट शादी नहीं करना चाहते हो, है ना। तो फिर इसलिए कंटीजेंट मैरिज को वॉइड बोला। आपको जब आप निकाह करते हो तो मैंने आपको बताया सेम सिटिंग में वो बैठते हो आप, तो आपकी इंटेंशन होती है शादी करने की, है ना, इंटेंशन होती है। कंटीजेंट मैरिज में वो इंटेंशन लैक करती है, तो आपकी इंटेंशन होती है, इसलिए क्या होता है कि वो कंटीजेंट मैरिज को क्या बोला गया? वॉइड बोला गया, है ना, उसकी कोई वैल्यू। एक होता है कंडीशन इन निकाह, है ना, कंडीशन इन निकाह। मान लो कि आप निकाह कर रहे हो, निकाह हुआ, हाँ जी, ये ने बोला मुझसे शादी करोगे, उसने बोला हाँ जी करूंगी, ठीक है, 50,000 मेहर मिलेगी, डन 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 डन, सब कुछ ठीक है। मगर एक कंडीशन और लगा दी। कंडीशन मान लीजिए सपोज बी ने लगा दी। बी ने बोला कि देखो मुझे अगर तुमने कभी कुरान पढ़ने से रोका, या कभी मान लो आपने एल्कोहल ली, तो फिर क्या होगा? मैं चली जाऊंगी, या मैं डायवर्स ले लूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी होगा, कोई भी कंडीशन लगा दी, है ना। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो निकाह है ना, निकाह है वो वैलिड होता है, क्योंकि निकाह में तो कोई कंडीशन नहीं है ना, निकाह तो आपने एब्सोल्यूट किया है ना। और कंडीशन इस पर डिपेंड करती है कि वो एंटी इस्लामिक तो नहीं है। अगर वो इस्लामिक है तो फिर वैलिड है, अगर नॉन इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक निकाह तो वैलिड रहेगा ही। आई बात समझ में? आ गई क्या? समझ में आया कि कंटीजेंट मैरिज में और कंडीशनल मैरिज में क्या फर्क है ना। इस्लाम समझ में? ये टोटल जो पूरा था निकाह का कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ। शादी शादी किन में हो सकती है, किन में नहीं हो सकती, क्या प्रतिबंध है, मुता शादी कैसी होती है, कंटीजेंट कैसी होती है, फलाना ढिमकाना, किसमें किसमें विटनेस चाहिए, किसमें विटनेस नहीं चाहिए, सब हमने पढ़ लिया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? एक सेकंड रुको, देखता हूँ। अब सही आ रही है? अब सही आ रही है? ठीक है, चलो। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है तलाक। हमने कर लिया निकाह, अब क्योंकि निकाह करवा दिया है तो हमारा फर्ज बनता है अच्छे से तलाक भी करवा दें, है ना, है ना, अच्छे से तलाक भी करवा दें इनका। अब तलाक देखो दो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है जो पर्सनल लॉ में तलाक होता है, नॉन जुडिशियल तलाक होता है, ठीक है, जो घर पे बैठे बैठे हो जाता है ना। एक तो नॉन जुडिशियल तलाक होता है, एक होता है जुडिशियल तलाक होता है। एक तलाक में क्यों आएगा? एक होता है जुडिशियल तलाक जिसे बोलते हैं लियन, LIAN। ये वो वाला लियन नहीं है जो हमने टीपे में पढ़ गए हैं, वो LIEN होता है,
वो राइट टू लियन होता है। ये LIAN है, जुडिशियल तलाक को बोला था लियन। ये भी किस पॉइंट में बता दूंगा आपको। उसका तीसरा आता है, तीसरा कौन सा आता है? स्टैट्यूटरी तलाक। जो हम पढ़ चुके हैं, इसे बोलते हैं उर्दू में फस्क। फस्क जो हमने 1939 वाला एक्ट पढ़ा था ना, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज 1939, ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी तलाक, फस्क हो गया। फस्क हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें जो कंप्लीट करना है वो कौन सा करना है? नॉन जुडिशियल और जुडिशियल, दो हमें कंप्लीट करना है। कौन सा करना है? जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। अब देखो नॉन जुडिशियल तलाक में कितने तरीके के आते हैं, ठीक है। जुडिशियल नॉन जुडिशियल तलाक में कितने तरीके हैं? एक आता है तलाकुल सुन्नत। एक आता है तलाकुल सुन्नत, एक आता है, या एक काम करते हैं, उनको मैं फिर पूरा चार्ट बनाऊं, फिर वही तलाकुल सुन्नत पहले इसी को खत्म करते हैं, ठीक है। तलाक में एक प्रकार है तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। तलाकुल सुन्नत में भी दो हैं, एक है एहसन, एक है हसन, ठीक है। तो नॉन जुडिशियल तलाक के बहुत सारे प्रकारों से एक प्रकार है तलाकुल सुन्नत। तलाकुल सुन्नत में भी दो तरीके के तलाक दिए गए हैं, एक है एहसन, एक है हसन, ठीक है। तो पहले देखते हैं एहसन क्या है, फिर देखते हैं हसन क्या है। आओ जी पहले एहसन देखते हैं। एहसन में होता क्या है? एहसन में होता क्या है कि जो हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड जो है ना, वो अपने वाइफ के फर्स्ट तुहर पीरियड में, तुहर पीरियड जो होता है, तुहर पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें पत्नी बच्चे को ना कंसीव कर सकती है। ऐसा पीरियड महीने का जिसमें वाइफ बच्चे को कंसीव करने के लायक होती है ना, वो पीरियड तुहर पीरियड है, ठीक है। मगर आप ऐसे मान के चलो, वैसे बहुत आसान भाषा में समझा जाए तो महीने में कोई एक तारीख ले लो आप, मान लो सपोज 10 तारीख आपने रख ली, ये समझने के लिए बता रहा हूं मैं। आपने महीने में एक तारीख रख ली, 10 तारीख को हस्बैंड ने बोला कि बेगम तलाक, क्या बोला? बेगम मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ठीक है। ये पहला महीना था, ठीक है। उसके बाद पहला महीना हो गया, उसके बाद फिर अगला महीना आया, जनवरी के 10 को बोला था सपोज करो, फरवरी आएगा, फरवरी को भी उसने, उसके बाद ये अलग अलग रहने लगा, उससे कोई भी इंटरकोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है, कोहिबिटेशन उसके साथ नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, अपने आप को रिफ्रेन कर रहा है। और दूसरे महीने भी, तीसरे महीने, जिस दिन 3 महीने पूरे हो जाएंगे, एक बार तलाक बोलना है बस, पहले महीने, उसका दूसरे महीने भी रुकना है, तीसरे महीने भी रुकना है, जिस दिन 3 महीने पूरे हो जाएंगे उस दिन तलाक क्या होगा? फाइनल हो जाएगा। सबसे अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ तलाक जो बताई है कुरान में, वो हसन बताई है। बोला सबसे बढ़िया तलाक देने का कोई तरीका है ना, तो ये है कि आप पहले तुहर पीरियड में तलाक एक बार बोलिए, प्रोनाउंस करिए अपनी वाइफ के सामने, उसके बाद दूसरे और तीसरे महीने रिफ्रेन करिए, और तीसरा महीना जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तलाक कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस दिन तलाक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ऐसा समझ में आया क्या है? ऐसा समझ में आ गया? आ गया ना। इसमें एक पॉइंट और मैं आपको समझाता हूँ, पीटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तलाक में आपको समझ में आ गया कि 1, 2, 3 महीने का खेल है पूरा। पहले महीने में आपको प्रोनाउंस करना है ना, 2 महीने में आपको रिफ्रेन करना है, दूर रहना है, और तीसरा महीने जैसे कंप्लीट होगा यहाँ पर तलाक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एहसन में एक और खासियत है वो ये है कि जिस दिन आपने प्रोनाउंस किया तो आपका तलाक का वो शुरू हो जाता है ना, उसी के साथ आपका इद्दत का पीरियड भी शुरू हो जाता है।
जिस दिन आपने बोला तलाक, उसी दिन से आपका इद्दत पीरियड भी स्टार्ट हो गया। और डाइवोर्स में ऐसे 3 महीने का समय होता है, तो जिस दिन आपका तलाक फाइनल होगा, कंप्लीट होगा, है ना, उस दिन ऑटोमेटिकली इद्दत भी आपकी कंप्लीट होगी। एहसन का ये अपना एक बहुत बड़ा फायदा है ना। भाई इद्दत का हमारा पर्पस क्या है? मेन पर्पस पैटर्निटी चेक करना, ठीक है। डाइवोर्स में तो खासकर हमारा यही है, पैटर्निटी चेक करना। और जब उसने रिफ्रेन किया पहली बार बोल के तलाक, उसके बाद से आपका कोई संबंध नहीं रहा है पति पत्नी का, तो फिर क्या है, जिस दिन तीसरे महीने में उसका तलाक कंप्लीट हुआ, उसी दिन इद्दत भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये पूछ देगा कि कौन से तलाक में इद्दत तलाक पूरे होने के साथ ही पूरा हो जाता है, कौन से तलाक में होता है? तो एहसन में होता है। सबसे अप्रूव्ड फॉर्म बताइए तलाक की। आई बात समझ में? एहसन में ये पॉइंट समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अभी मैं आपको अगला जो बताऊंगा ना, अब देखो आप हसन देखो, आपने एहसन देख लिया, ये हसन है, ये भी बड़ा अच्छा फॉर्म है तलाक का, बहुत अच्छा फॉर्म है, मगर हसन से थोड़ा सा कम पड़ जाता है, ठीक है। सेकंड सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ तलाक है ये। इसमें कुछ नहीं करना है, उसमें और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, यहां पे एक बार प्रोनाउंस करोगे आप तलाक, दूसरे महीने फिर प्रोनाउंस करोगे, तीसरे महीने फिर प्रोनाउंस करोगे। इसमें तीनों महीने में हर बार एक बार तलाक आपको बोलना है, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज और बता दो पीछे एहसन में, कि सपोज करो पहला, दूसरा, तीसरा, पहले महीने में बोला तलाक, ऐसा बोल दिया, है ना, और तीसरे महीने से पहले सपोज करो कि आपने इंटरकोर्स कर लिया, है ना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपका तलाक ना रद्द हो जाता है ना। रिफ्रेन करना था ना 3 महीने तक, तभी तो कंप्लीट होता तलाक। आपने रिफ्रेन नहीं किया, ऑटोमेटिक आपका तलाक क्या हुआ, रद्द हो गया, ठीक है। तो ये था एहसन में। अब हसन में क्या फर्क है, इसमें हर महीने प्रोनाउंस करना है, हर पीरियड में एक बार आपको बोलना है कि बेगम मैं आपको तलाक देता हूं, एक बार बोला, फिर अगला महीना है, फिर आए कि बेगम मैं आपको तलाक देता हूं, तीसरा महीना फिर आए कि बेगम मैं आपको तलाक देता हूं, है ना। और इसमें मान लीजिए कि आपने 2 बार तलाक बोला, प्रोनाउंस करा, है ना, तीसरे महीने नहीं बोला तो रिवोक हो गया। जब तक तीनों बार नहीं बोलोगे तब तक तलाक कंप्लीट होगा नहीं, तीनों बार नहीं बोलोगे तब तक क्या नहीं होगा, कंप्लीट होगा नहीं। आई बात समझे? ऐसा असल में अंतर समझ में आया कि ऐसे में आप एक बार बोल के 3 महीने रोकते, इसमें तीनों महीने में हर बार बोल रहे। और अब हसन में क्योंकि 3 बार आप बोल रहे हो, तो इद्दत जो स्टार्ट होगी ना, इद्दत स्टार्ट होगी वो 3rd मंथ के बाद होगी, 3rd मंथ के बाद ही इद्दत का पीरियड स्टार्ट होगा। यही एहसन हसन में फर्क है। एहसन में क्या है कि आपका तलाक और इद्दत दोनों एक साथ चलते रहते हैं, और जिस दिन तलाक फाइनल होता है इद्दत भी फाइनल हो जाता है। हसन में पहले तलाक फाइनल होता है, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए महिला को इद्दत रखना पड़ेगा। यह फर्क है ना, आफ्टर 3 मंथ, यस, है ना, यही फर्क है। आई बात समझ में? ऐसा हसन से क्वेश्चन जो पूछता ना, वो एक्चुअली में यही पूछता है कि पूछेगा मतलब कि किस में पहली बार बोलना है फिर नहीं बोलना है। अब पता हो हसन में नहीं बोलना है, हसन में 3 बार बोलना है। इद्दत किस में कंप्लीट, साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी, तो भाई हसन में हो जाएगी, हसन में नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट। अब इनके बाद एक और फॉर्म ऑफ तलाक है, ये हो गया तलाकुल सुन्नत, है ना। तलाकुल सुन्नत के 2 प्रकार थे। अब आता है तलाकुल बिद्दत। तलाकुल बिद्दत वो था तलाकुल सुन्नत, ये था तलाकुल बिद्दत। ये सबसे खराब फॉर्म ऑफ तलाक है ना, सबसे वर्स फॉर्म, ठीक है। और यही वो है ट्रिपल तलाक जिसे आप बोलते हो। ट्रिपल तलाक यही है, तलाकुल बिद्दत ही ट्रिपल तलाक है, ठीक है। और इसी पे आप केस आपको मैंने लिखवाया था ना, वो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो अब तो टेंशन ही खत्म। ट्रिपल तलाक अगर पूछेगा तो मुझे नहीं पता कि सायरा बानो से बाहर नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि सायरा बानो किस केस में तलाकुल बिद्दत कर जाएगी, है ना। तो इसमें 3 बार बोलना होता तलाक तलाक तलाक, बस खत्म बात। इसमें क्या है, 3 बार बोलना तलाक तलाक तलाक, तलाकुल बिद्दत। सबसे खराब फॉर्म ऑफ तलाक यही है।
ठीक है, तो इसे भी अप्रूव नहीं बोला गया, वहां पर बोला गया नहीं है तो बहुत बुरी, मगर एक फॉर्म तो है तो यूज कर लेते हैं ना। इसके बाद आओ आप, एक होता है, दो फॉर्म हो गए तलाक के, तलाकुल सुन्नत हो गया, तलाकुल बिद्दत हो गया। एक होता है तलाक तावीद, TAWEED, तलाक तावीद, या फिर डी को हटा दो तो जेड लगा, तलाक तावीज, जैसे मर्जी से लगा लेना, कहीं डी लगाते कहीं जेड लगाते हैं, तलाक तावीज पढ़ लो या तलाक तावीज पढ़ लो, ठीक है। इसका दूसरा इंग्लिश में नाम है डेलीगेटेड तलाक। डेलीगेटेड तलाक। तलाक के तावीज या तावीद में क्या होता है, सिंपल, डेलीगेट से आप वर्ड से भी समझ पा रहे होगा, क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पावर डेलीगेट कर रहा है, दूसरे को दे रहा है ना। इस वाले में क्या होता है, हस्बैंड जो होता है ना, हस्बैंड, क्योंकि पावर तलाक की तो हस्बैंड के पास ही है, पर्सनल लॉ में वाइफ के पास तो है ही नहीं तलाक की पावर। तो हस्बैंड क्या करता है, अपनी वाइफ से कहता है, सुनो बेगम, अगर मैंने फलाना, मान लो मैंने अगर इस साल के लास्ट तक 2 लाख रुपए कमा कर तुम्हें नहीं दिए ना, अगर तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये पावर जो है ना, पावर जो है तलाक की, मैं तुम्हें डेलीगेट कर रहा हूं, है ना। क्या कर रहा हूं, तलाक की पावर तुम्हें डेलीगेट कर रहा हूं, है ना। कोई भी एक ऐसी कंडीशन, अन इस्लामिक नहीं, इस्लामिक कंडीशन, है ना। या बोले कि मान लो कि अगर चलो ठीक है, मैंने बिना अगर तुम्हारी मर्जी के दूसरी शादी कर ली तो तुम मुझे तलाक दे देना, है ना। आई बात समझ में। तो अगर वो कंडीशन हो जाएगी तो वाइफ क्या करेगी, तलाक ले लेगी, मगर पावर किसकी है, हस्बैंड की है ना। तो ये कौन सा है, तलाक तावीद। तावीद बोले तो डेलीगेटेड तलाक, बहुत आसान है ना। तलाक तावीद में क्या करता है, हस्बैंड अपनी पावर को डेलीगेट करता है। अब क्योंकि हस्बैंड ही डेलीगेट कर रहा है, हस्बैंड ही देने वाला है, जो देता है वही लेता है, आपको पता ही है ना। तो हस्बैंड जब चाहे, एट हिज विल, एट हिज विल, इस पावर को रिवोक भी कर सकता है, कंडीशन होने से पहले, मतलब कि उस कंडीशन के हैपनिंग होने से पहले। नहीं, सिर्फ पत्नी को तलाक, तो मामला ही 2 लोगों के बीच का, पत्नी को ही तलाक करता है, और किसी को करेगा, है अपने मामा के बुआ के लड़के को करेगा कि अगर मैंने ये काम नहीं करा तो तुम मेरा तलाक कर देना, ऐसा नहीं। मौलवी को कर दे, आप पूछोगे तो नहीं, मौलवी नहीं, ऐसा नहीं, पत्नी को डेलीगेट, ठीक है, ठीक है। मगर क्योंकि हस्बैंड ही देने वाला है, तो वो जब चाहे अपनी मर्जी से इस पावर को रिवोक भी कर सकता है ना। उस कंडीशन का होने से पहले, मान लो ये वाली कंडीशन लगा दी कि ठीक है, अगर मैंने कभी शराब पी ना, तुम मेरे को तलाक दे देना, ठीक है। अब 2 साल गुजर गए, उसने शराब नहीं पी कभी, हस्बैंड को याद आया कि अरे बाई चांस कभी मैं पी न लूं और ये मैं तलाक दे, क्या करो, उससे बोल रहे बेगम सुनो, हाँ वो जो मैंने तुम्हें डेलीगेट की थी ना पावर तलाक वाली, आज मैं वापस ले रहा हूँ, बात खत्म। तो ये हो गया तलाक तावीद। इस पे ये पूछता है डेलीगेटेड में क्या होता है, तो भाई इसमें क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ पावर है तलाक। अब एक आता है, 2 आते हैं एक्चुअली, एक नहीं आता, एक आता है खुला, एक आता है मुबारक। हमने अभी तक कितने फॉर्म पढ़ लिए, तलाकुल सुन्नत पढ़ लिया, उसमें 2 थे, तलाकुल सुन्नत में से एक पढ़ लेता हूं, फिर तलाक पढ़ लिया, 3 हो गए, फिर मैं तलाक तावीद पढ़ लिया, 4 हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं 5वां खुला और 6वां मुबारक, ठीक है। खुला से आपको क्या समझ में आ रहा है, खुला से आपको क्या समझ में आ रहा है, खुला का मतलब क्या है, बंधन को खोल देने से, है ना, ऐसा लग रहा है ना बंधन खुल रहा है ना। तो ये वही है, इसमें बंधन खोल दिया जाता है। क्या होता है इसमें कि ना, वाइफ ये कह रही है, वाइफ कह रही है कि भैया मुझे ना एक काम करो, तलाक दे, क्या करो मुझे, खुला में क्या कह रही है ना, क्या कह रही है, मुझे तलाक दे दो, मेरे को इस बंधन से आजाद कर दो, है ना। तो वो बोलेगा ठीक है, तुम कह रही हो तो कर देता हूं, बताओ तुम क्या दोगी। भाई तुमने प्रपोज किया मुझे कि मुझे इस बंधन से आजाद कर दो, बताओ मुझे क्या मिलेगा। वाइफ कह रही है सुनो, वो 50,000 रुपए की मेहर थी ना, मुझे मत देना, कोई बात तुम ही रखो उसे, पर मुझे तो एक बार आजाद कर दो। पति कह रहे ठीक है जा, तुझे आजाद किया। तो ये होता है खुला। पीटी पर्पज से आपको खुला में क्या रखना है कि इसमें प्रपोज कौन करता है, डाइवोर्स प्रपोज कौन कर रहा है, देने वाला पति है, वह प्रपोज कर रही है पत्नी, पत्नी उससे हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के कह रही है कि बस मुझे आजाद कर दे, खोल दो।
तो वो कह रहा है क्या देगी, कि उसने कहा चलो मैं कुछ ना कुछ तो देना ही है, मैं करती हूँ कंसिडरेशन, तो काम करो तुम मेरा ना वो रख लो, मैं ठीक है जा तू जाती है, ये खुला है ना। आई बात समझ में। और खुला के लिए दोनों लोग 15 से ऊपर के होने चाहिए, है ना। एज ऑफ पुबर्टी के हो जाने चाहिए ना भाई, ये तो अब कंसेंट वाली बात आ जाएगी, तो इससे 15 से ऊपर के चाहिए, है ना। तो वाइफ क्या कर रही है, अपने आप को शादी से बचा ले रही है ना बेचारी, बचाई तो रही है, रिडीम कर रही है ना अपने आप को, कैसे भी मुझे बस जाने दो टाइप वो वाला, है ना। और मुबारक में क्या है, मुबारक में क्या है, मुबारक में बोथ पार्टीज जो है ना, वो म्यूचुअल जिसे हम बोलते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स चलता है जो अपना 13B में हिंदू लॉ में, वो म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स है ये मुबारक है। ये क्या है, म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स है। तो इसमें कोई सी पार्टी प्रपोज कर देगी, है ना भाई, पति कहते चाहे पत्नी, चाहे पत्नी कहते पति से, चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, है ना। तो इसमें कोई पार्टी प्रपोज कर सकती है, खुला में सिर्फ पत्नी करती है, खुला वो प्लीड करती है प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ पे दोनों लोग कह रहे हैं चलो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, इतना ही फर्क है इन दोनों में, है ना, इन दोनों में इतना ही फर्क और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। खुला मुबारक समझ में आया नहीं आया, खुला मुबारक समझ में आ गया। आ गया समझ। खुला में शायद मैं छोड़ देगी या कोई अमाउंट भी दे सकती है, कोई अमाउंट भी दे सकती है। मतलब मैं जनरल चीज बता रहा था, कंसिडरेशन देना है भाई। जैसे वो कहेगी प्लीज मुझे जाने दो, तो बोलेगा बताओ क्या दोगी तुम इसके बदले में, तुम्हें जाने दूंगा तो कुछ तो देना है ना। जनरली क्या होता है खुला में कि वाइफ बोलते ठीक है जो मेरे को आप मेहर देने वाले थे मुझे छोड़ रही है ना, बाकी तो वो कहे नहीं मुझे तो मेहर दो, मैं तो अलग से तुम्हें कुछ और दूंगी, तो वो की मर्जी है कि नहीं, देना कुछ भी दे सकती है, जनरली मेहर छोड़ देती है। अब आया दो हो गए ना ये, खुला और मुबारक। अब इसके बाद आ गया आपका और बचे लास्ट के दो, इला और एक आता है जिहार, जिहर, है ना, या जेहर, जो भी बोलते हो, JDHER बोलते हैं, ZIHER बोलते हो, जो भी बोलते हो। इला एंड जिहर, ये भी दो है। अब तो इला और जिहर क्या होता है, इला क्या है, इला कह रहा है कि इला वाले तलाक में क्या होता है, पति जो होता है ना, पति हस्बैंड, वो ओथ ले लेता है, शपथ ले लेता है एक, है ना, कह रहा अगर मैंने ये नहीं किया, कह रहा अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मैं क्या नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू। जैसे उसने बोला, सपोज करो कि अगर मैं कोई भी रीजन की वजह से ओथ ले ली ना, रीजन कोई भी हो सकता है, ठीक है, उस पर ओथ ले ली कि मैं अब क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, जब तक ये निकलूंगा सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा। और फिर 4 महीने तक उसने रिफ्रेन किया खुद को, क्या किया, रिफ्रेन किया खुद को। तो फिर क्या होता है, 4 महीने जैसे पूरे हो जाएंगे ना, वाइफ को राइट मिल जाएगा इस ग्राउंड पे, बोलेगी तलाक कर लो भाई, 4 महीने हो गए हैं, तो वाइफ को राइट मिल जाएगा टू डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड। ये इला है, वो क्या कर रहा है, इला में ओथ ले रहा है किसी रीजन की वजह से कि मैं अब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करूंगा, और फिर 4 महीने तक अगर नहीं करता है तो वाइफ को राइट मिल जाएगा तलाक। एज सिंपल एज दैट, है ना, सिंपल है इला। और इसके बाद आता है एक जिहर। जिहर क्या है ना, ये सबसे अलग ही है। इसमें क्या है ना, पति जो है ना, पति वो क्या कर रहा है ना, अपनी वाइफ का ना कंपैरिजन कर दिया, उस बेचारे ने क्या किया, कंपैरिजन कर दिया, किससे कर दिया, अपनी मम्मी से कर दिया, अपनी भाभी से कर दिया, फलाने से कर दिया, ढिमकाने से कर दिया, उसकी खूबसूरती का कंपैरिजन कर दिया कि अरे मेरी मम्मी तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुम तो इतनी खूबसूरत नहीं हो, या भाभी ज्यादा खूबसूरत है, या खाने पीने वाला कोई भी कंपैरिजन कर दिया। और अगर ऐसा कर दिया तो इसको माना जाता है मुस्लिम्स में सिन, पाप माना जाता है, आप ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने ऐसा पाप कर दिया, और आपने पाप किया है तो आपने अगर इसका पश्चाताप नहीं किया, रिपेंटेंस बोलते हैं ना इसको,
अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो फिर क्या होगा, वाइफ को राइट मिल जाएगा डाइवोर्स का। इसमें भी 4 महीने वाला कॉन्सेप्ट ही है, इसमें भी 4 महीने के अंदर करना है। 4 महीने के अंदर नहीं किया तो क्या होगा, वाइफ को राइट मिल जाएगा किसका, क्या बोला था मैं, तलाक का, है ना। क्या कह रहे हो, हाँ तो वाइफ को तो जहर चढ़ ही जाएगा। अरे जहर चढ़ जाएगा, हाँ सही बात है, और क्या। अब ऐसा बोल दे तो जहर तो चढ़ जाएगा, वो क्या मान रही है फिर, तो कहिए तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तो क्या है, मुस्लिम्स में सिंफुल बोला गया है ना। तो आपने अगर 4 महीने के अंदर इस सिन का रिपेंटेंस नहीं किया तो क्या होगा, तलाक होगा, और क्या होगा। ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है, ठीक है, समझ में आई। तो ऐसा अगर आपने मतलब आप इसमें भी इला और इसमें दोनों में वही है, 4 मंथ का सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, वही है इसमें भी। अब आपने क्यों आपने वो कर दिया, उसका कंपैरिजन कर दिया, फिर आपके लिए पाप है उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। आप करोगे नहीं 4 महीने, जैसे 4 महीने कंप्लीट होंगे वाइफ बोलेगी मुझे तलाक दो। आई बात समझ में, ये है इसमें। ये थे हमारे नॉन जुडिशियल तलाक के टाइप्स। तलाकुल सुन्नत में 2 थे, एहसन हसन, तलाकुल बिद्दत हो था, फिर तलाक ताबीज था, फिर आ गया आपका खुला और मुबारक, फिर आ गया इला और जहर, है ना। जहर ही समझो इसको, ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा। तो फिर इला भी याद रहेगा, जब जहर याद रहेगा तो इला भी याद रहेगा उसके साथ। वहां पे भी कंडीशन कुछ ऐसी है, वहां पे भी वो तो लेके वो 4 महीने के लिए रिफ्रेन ही तो कर रहा है, वो भी यहाँ भी कर रहा है, वो कंपेरिजन करने के बाद। तो अभी आपको याद रहेगा, फिर वो रहेगा। तो उधर खुला मुबारक एक जैसा है, खुला में वाइफ कह रही है मुझे खोल दो, मुझे बंधन मुक्त करो, और इधर मुबारक में दोनों लोग म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हैं तलाक। ये अगर 4 याद रहेंगे तो पहले के 4 तो बहुत आसान थे, उसमें तो कुछ था ही नहीं। ऐसा नसन बहुत आसान थे, बिद्दत तो सबसे आसान था, शायरा बानों में खत्म ही हो गया, खेल ही खत्म उसका था। इसके बाद आता आपका जुडिशियल तलाक, है ना। ये हो गया नॉन जुडिशियल, आ गया जुडिशियल। जुडिशियल बोले तो लियन, मैंने आपको बताया ना, लियन। लियन क्या है, जुडिशियल तलाक क्या है, एक ही कंडीशन है इसमें, अगर हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर अडल्ट्री का चार्ज लगाया, अडल्ट्री का चार्ज लगाया वाइफ के ऊपर कि ये चेस्ट नहीं रही, अब ये अडल्ट्री में है वाइफ, है ना, और ये झूठा पाया गया, अगर ये फॉल्स पाया गया तो फिर वाइफ को राइट मिल जाएगा किसका, डाइवोर्स का। एज सिंपल एज दैट। लियन वाले में एक ही बस वो है, आप हस्बैंड ने अडल्ट्री का चार्ज लगाया, अडल्ट्री का चार्ज छूटा पाया गया, है ना, और फिर क्या वाइफ को क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उसको राइट मिल जाएगा डाइवोर्स, है ना। समझ में आई आपको बात, ये तो बहुत आसान है, लियन बहुत आसान है। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, मान लो सपोज करो कि एच ने डब्ल्यू पे चार्ज लगाया और मैटर चला फिर एच को लगा रहे यार नहीं गलत था, मेरे ही रिश्तेदारों ने मुझे भड़का दिया था झूठ बोल बोल के, मेरी वाइफ तो सोना है, हीरा है ना। तो हस्बैंड ने हमारे कोर्ट बोला कि जज साहब मैं अपने सारे चार्जेस वापस लेता हूँ। तो मान लो उसे चार्ज अगर वापस ले लिए तो फिर राइट नहीं मिलेगा डाइवोर्स का। पूरा ट्रायल होने के बाद जब वाइफ उसमें बरी पाई जाए और वो चार्ज झूठा पाया जाए तब उसे चार्ज मिलेगा। अगर उसने बीच में कहीं वापस ले लिया कि सर कोई बात नहीं, अपने एलिगेशन वापस लेना, मुझसे गलती होगी, मेरी बीवी तो देवता है, तो कहेंगे ठीक है अब चलो तुम मानेंगे तो ले जाओ फिर देवता को अपने साथ, समझे, है ना। ये हो गया आपका लियल जुडिशियल। और फिर आता फस्क, फस्क तो हमने पढ़ ही लिया पूरा 1939 का पूरा एक्ट ढंग से, है ना, तो वो फस्क वहां चला जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका अगला लेके आते हैं, एक होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट इसे उर्दू में बोलते हैं इकरस, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आपने सुना होगा क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट ये होता है
कोई चीज है, मैं उसे एक्नोलेज कर रहा हूं, मैं उसे मतलब एक तरीके से मान रहा हूं, है ना, मैं उसे मान रहा हूं कि हाँ ये चीज मेरी है, ऐसा है वैसा है ना, एक्नोलेजमेंट ऐसी एक चीज है, उर्दू बोलता है इकरस। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है, मुस्लिम लॉ में कॉन्सेप्ट क्या है कि एक फादर अपने बच्चे को, सन डॉटर जो भी है, क्या कर सकता है, बाय एक्नोलेज बोल सकता है कि मेरा बच्चा, ठीक है ना, बोल सकता है, क्या बोल सकता है, ये मेरा लेजिटिमेट बच्चा है, क्या बोल सकता है। अगर कहीं किसी को डाउट है समाज में, कहीं किसी को डाउट है समाज में, तो फादर बाय एक्नोलेजमेंट ये बोल सकता है कि ये मेरा बच्चा, उससे हो जाएगा, डन हो जाएगा, भाई इसने मान लिया ये बच्चा इसी लेजिटिमेट बच्चा है इसका, है ना। ये एक्नोलेजमेंट का फायदा है, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है कि लेजिटिमेट जो पैटर्निटी है ना बच्चे की, हाँ है ना, पैटर्निटी, पैटर्निटी स्टेब्लिश हो जाती है ना। क्या होता है, लेजिटिमेट पैटर्निटी स्टेब्लिश हो जाती है बाय एक्नोलेजमेंट ऑफ द फादर, फादर ने एक्नोलेज कर लिया तो बच्चे की लेजिटिमेट पैटर्निटी स्टेब्लिश हो जाती है ना। तो आपको सुनना था एक्नोलेजमेंट है क्या, एक एडमिशन ही तो है, वो कह ही तो रहा है कि एडमिशन कर रहा है, भाई मैं इसका पिता हूं, है ना। अब सपोज करो एक फादर है, इसने किसी से निकाह नहीं किया, मगर एक फीमेल के थ्रू इसको एक इलेजिटिमेट बच्चा हुआ, सपोज करो, ठीक है, इसको इलेजिटिमेट बच्चा हुआ, शादी नहीं करी थी, मगर एफ को पता है मेरा ही बच्चा है, एफ ने कहा कोई बात नहीं, ये जो बच्चा है मेरा सन है, मैं इसे अपना नाम देके से लेजिटिमेट बता दूंगा। तो क्या किया, एफ गया समाज में, समाज के लोगों के सामने रहेगा कि सुनो, आज से जो इमरान है ना, ये मेरा लेजिटिमेट बच्चा है। सवाल यह, क्या फादर किसी बच्चे को एक्नोलेज करके इलेजिटिमेट से लेजिटिमेट बना सकता है? ये सवाल पीटी आपसे पूछे, बताओ बना सकता है, नहीं बना सकता? सवाल समझ में आ गया कि बच्चा तो उसी का, उसको पता है, उसने कहा कि लाओ, मगर है तो इलेजिटिमेट, शादी करी नहीं थी, तो वो कह रहा है कि मैं इसको अपना नाम देके लेजिटिमेट बच्चा बनाऊंगा। तो वो गया, उसने बोला सबको कि भाई मैं इसका पापा ही, मेरा बेटा है। तो क्या इज इट पॉसिबल इन मुस्लिम लॉ दैट अ फादर थ्रू एक्नॉलेजमेंट कन्वर्ट द इलेजिटिमेट चाइल्ड इनटू लेजिटिमेट? ये क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड भावना जी, आंसर इसका होगा नो, ठीक है, आंसर इसका होगा नो, ठीक है। और नो इसलिए होगा कि मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लेजिटिमेट की पैटर्निटी के लिए है बस। मतलब अगर कोई लेजिटिमेट के उसमें डाउट है तो आप एक्नॉलेज कर लो, आप गलत को सही नहीं कर सकते, सही के उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मगर जो गलत है, जो इलेजिटिमेट है उनके हिसाब से, है ना, आप उसे सही नहीं कर सकते। आप किसी इलेजिटिमेट चाइल्ड को लेजिटिमेट नहीं बना सकते अपने एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, अपने एडमिशन के थ्रू, ठीक है। तो जो बच्चे का स्टेटस है ना, वो हमेशा का हमेशा इलेजिटिमेट ही रहेगा, वंस इलेजिटिमेट ऑलवेज इलेजिटिमेट, ठीक है, वो लेजिटिमेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि एक भाई एक्नॉलेजमेंट क्या चाहिए, आपका बच्चा तो लेजिटिमेट था, मगर उसके लेजिटिमेट के लिए अनसर्टेनिटी थी, है ना, अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी के जो बादल छाए हुए थे उन्हें आपने एक्नॉलेज करके हटा दिए, बस ये कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ लो कि जो एक्नॉलेज कर रहा है, जो फादर बना बैठा है और जो सन है, इनमें दोनों में, सन को आप डॉटर में लेके चलना, आईपीसी का मैं अगर सन बोलूं तो डॉटर समझना, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, 12.5 साल का फर्क होना चाहिए, 12.5 साल का मिनिमम फर्क बाप और बच्चे में होना चाहिए, ठीक है। पूछता नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, कभी उसका दिल हो जाए पूछ दे, तो 12.5 साल का फर्क रखा गया है, ठीक है।
और एक और चीज याद रखना कि वो जो बच्चा है ना, वो एस जो है अभी तो बच्चा है, ये 18 का भी होगा, 18 का नहीं, सॉरी 15 प्लस भी होगा, मेजर हो जाएगा ना यहाँ पर आके। तो ऐसा ना बड़ा होके बोल दे कि नहीं एफ तो मेरा बाप है ही नहीं, है ना। एफ अगर बच्चे ने बोल दिया बड़े होके मेजर होने के बाद, एफ क्यों लेजिटिमेट को क्यों कहेगा कि ये मेरा बच्चा है, शादी का लेजिटिमेट। अरे मान लो सपोज करो, देखो एफ है, ठीक है, और डब्ल्यू है, ठीक है। अब इसकी शादी, डब्ल्यू की शादी एक्चुअली पहले ना F1 से हुई थी, सपोज करो F1 से, ठीक है। अब उसके बाद F1 मर गया, F गया बेचारा, इसका ध्यान रखने, दोस्त की वाइफ है, लो ध्यान रखने जाता हूँ, इज्जत उज्जत खत्म हुई, तभी F ने इससे शादी कर ली, मगर किसी को कानो कान ज्यादा खबर हो नहीं पाई, ठीक है। माहौल ऐसा था, घर भर में शादी कर ली F और डब्ल्यू ने। उसके 1 साल बाद एक बच्चा हुआ, बच्चे का नाम रखा है इन्होंने इमरान, ठीक है, इमरान पैदा हो गया। अब ये अपने डब्लू को लेके आया अपने गांव में, इसने बोला कि देखो ये मेरी वाइफ डब्लू और ये रहा मेरा बच्चा इमरान। अब वहां गांव में सब लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये कैसे, ये डब्लू तो F1 की वाइफ थी, इस इमरान की शक्ल भी F1 से मिलती है, हमें तो बिल्कुल पूरा डाउट है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, F1 का बच्चा है। अब क्योंकि बच्चा तो लेजिटिमेट है, मगर इसको लेके क्या है, अनसर्टेनिटी है। अब यहाँ पर F का रोल आएगा, F आएगा नहीं, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मैं एडमिशन कर रहा हूँ, मेरा बच्चा है, समझा मेरी बात को। ऐसी कोई सिचुएशन मान लो क्रिएट हो जाए, मैं तो क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन अनसर्टेनिटी आ जाए इस बात में, बच्चा लेजिटिमेट तो है ना, ये आई बात समझ में। चलो जी, इसके बाद आ जाओ जी अडॉप्शन पर। अडॉप्शन 12 एज वाली, 8 वाली बात भी दोबारा बताइए। एज वाली में तो कुछ है ही नहीं, एज वाले सिंपल है भाई, जो एक्नॉलेज कर रहा है, जो फादर है और जो बच्चा है, इन दोनों के बीच में 12.5 साल का फर्क होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि एक की उम्र 36 साल है और जिसे वो एक्नॉलेज कर रहा है वो खुद 30 साल का है, 6 साल का फर्क है, 6 साल में तो बच्चा कैसे पैदा कर सकता है। इसलिए तो इनका मानना है कम से कम 12.5 साल का तो रहना पड़ा होगा जब बच्चा पैदा किया होगा इसमें, बस वो तो इसीलिए है ना, दोनों फर्क होना चाहिए और कुछ नहीं। अडॉप्शन देख लो, अडॉप्शन तो देखो, अडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में है ही नहीं, अलाउड नहीं अडॉप्शन, है ना। वो लोग बोलते हैं अडॉप्शन गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने जब हमने शरीयत एक्ट भी पढ़ा था उसमें भी क्या था, अडॉप्शन उसमें नहीं था, टॉपिक में, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में उसमें नहीं था, है ना। तो उसमें क्या है कि ऐसा मान के चला जाता है, ऐसा मान के चला जाता है कि अडॉप्शन अगर मान ली 2 तरीके हैं, या तो आदमी चाहे मुस्लिम लॉ फॉलो कर ले और अडॉप्शन ना कर पाए, या फिर मुस्लिम लॉ फॉलो ना करे और अडॉप्शन कर ले, भाई दोनों ऑप्शन है व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति या तो मुस्लिम लॉ फॉलो करे और अडॉप्शन ना कर पाएगा, या फिर मुस्लिम लॉ फॉलो ना करे अडॉप्शन कर ले। तो अगर मुस्लिम लॉ फॉलो नहीं करता है और अडॉप्शन करता है, और अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही बेहतरीन जजमेंट भी 2014 में आपको बताया, शबनम हाशमी वाला जजमेंट जो आया था, मैं लिखवा भी दिया शायद आपको, शबनम हाशमी वाला जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया ना कि जो जेजे एक्ट है, जेजे एक्ट है 2000 का, उसका सेक्शन 41 है कि 41 सेकुलर प्रोविजन है, और इसमें आप क्या कर सकते हो, मुस्लिम्स में भी अप्लाई होगा तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अडॉप्शन से वैसे तो कुछ पूछता नहीं है, ये जो पूछता है वो ये पूछता है कि इसमें मतलब उसे बोला गया कि हाँ फंडामेंटल राइट और कर सकते हैं ये फलाने का, तो वो इसमें बोला गया, ठीक है, ठीक है। इनके में चलता ना चाहिए, और बताया था देखो, इनके में अडॉप्शन तो नहीं चलता, तो इनके में चलता क्या है बताओ, इनके में चलता है कफाला सिस्टम, कफाला KFALA, कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम में क्या होता ना, कफाला बोले तो मतलब तुम उसे शेल्टर दे रहे हो, फूड दे रहे हो, क्लोथिंग दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, मगर नाम नहीं दे रहे, है ना। मेरी कफाला सिस्टम में क्या होता है ना, आप काम वही सारे करते हो, बस एक अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं माना जाएगा, बाकी सब कुछ उसे खाना पिलाना, ध्यान रखना, पढ़ाना लिखाना सब कुछ होगा, मगर अडॉप्शन में नाम जो देना होता है वो नहीं देते आप,
तो इसलिए अडॉप्शन ये मुस्लिम्स को कफाला सिस्टम का प्रेवलेंस है ना, कफाला चलता है, ठीक है, पूछता नहीं है वैसे मगर, है ना। अब देखो एक और चीज आपको पढ़ाता हूं, जो चलो हमने हिंदू लॉ में पढ़ रहे थे, प्रीएम्पशन हम पढ़ रहे थे, वहां इतना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे वर्ड के साथ आता है हक शुफा, हक शुफा, प्रीएम्पशन, है ना, क्या है, हक शुफा। हक शुफा आपको पता है, अगर प्रीएम्पशन पता है तो आपको पता है ना, कि भाई मान लो सपोज करो कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज है, ये और ये ना जॉइंट प्रॉपर्टीज है, ये बीच में दीवार है, दोनों जॉइंट प्रॉपर्टी, तो ये जो है ये बी की है, ये ए की है, तो बी कह रहा है मैं इसे बेचूंगा, बी चाहता है बेचना, ए कह रहा है पहले मुझे बेचो भाई, मैं पड़ोसी हूं तुम्हारा, है ना, मैं पड़ोसी हूं तुम्हारा, ए ने बोला। यही मतलब हक शुफा का राइट है कि किसी और को बेचने से पहले किसी किन आधारों पर दूसरे व्यक्ति को प्रेफरेंस मिलेगी ना, यही प्रीएम्पशन। तो किन किन आधारों पर मिलेगी, क्या क्या अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, वो देखने लायक चीज है ना। ठीक है, तो क्या है कि अपने पड़ोसी को आप बेचने से रोकते हो ना तीसरे आदमी को, यही क्या है, प्रीएम्पशन है, यही हक शुफा है। अब मुस्लिम लॉ में हक शुफा के 3 प्रकार बताए हैं। एक बताया है साफी, साफी ए शारिक, साफी ए शारिक, है ना। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सपोज करो ए और बी साथ रहते हैं, ये मकान है ए और बी, है ना, ये दोनों संग रहते हैं इन दोनों के। अगर कोई थर्ड पर्सन सपोज करो सी अगर मरता है ना, इसकी डेथ होगी, तो ये दोनों इसके एलआर है, ऐसा है भाई, एक बुआ का एक मामा का, जैसे भी कोई भी रिश्ता हो मुझे नहीं पता, मगर अगर सी मरेगा तो ये दोनों क्या होंगे, एलआर होंगे, है ना। इस तरीके से लोग रिलेटिव है एक दूसरे की ओर, है ना, है ना। तो फिर इसमें क्या होगा, ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, साफी सारे की स्थिति होती है ये, इसमें क्या होता है फिर प्रीएम्पशन अप्लाई होगा, प्रीएम्पशन क्या होगा, अप्लाई होगा, और सी और सुन्नी दोनों में होगा, सी और सुन्नी दोनों में प्रीएम्पशन ऐसी स्थिति में अप्लाई होगा। अगर बी मान लो अभी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो ए उससे कह सकता है कि नहीं तुम प्रॉपर्टी पहले मुझे बेचो, थर्ड पर्सन से पहले प्रेफरेंस मुझे मिलेगी, मुझे पहले को शेयर टाइप, हाँ वैसे मानो को शेयर टाइप, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो ए और बी का कोई ऐसा रिलेशन है कि अगर सी मरेगा तो ये दोनों उसके कौन होंगे, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, को शेयर टाइप, ठीक है। तो फिर क्या है, अब मान लो बी कह रहा है यार मैं तो अपनी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा बेचना चाहता हूँ, तो ए कह सकता नहीं पहले भाई मुझे को, मेरे पास साफी है सारी तहत में हक शुफा करवा सकता हूँ, उसे रोक सकता है, प्रेफरेंस मांग सकता है, ठीक है। और मैंने जो बताई सी और सुन्नी दोनों में ये लगता है, ठीक है। जो आपके पीटी पर्पज में हो, इससे बाहर कर साफी सारे की, या फिर कभी कोई प्रकार पूछ लेता है, जैसे एक साफी सारे को, एक होता है साफी खालिद, साफी खालिद, है ना, ये सिर्फ सुन्नी में चलता है, ये किस में चलता है, सिर्फ सुन्नी में। ऊपर वाला साफी सारे किस में चल रहा था, साफी सारे या सुन्नी दोनों में चल रहा था, साफी खालिद सिर्फ सुन्नी में चलता है ना। तो इनमें क्या होता है, मान लीजिए ए और बी, है ना, इस मकान में रहते हैं, तो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं ना, थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो इनकी कोई कॉमन अगर कोई फैसिलिटी या इम्यूनिटी है, कोई कॉमन फैसिलिटी यूज कर रहे हैं या एम्यूनिटी यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो सीढ़ियां कॉमन है, भाई वो अपने फ्लोर से निकलते तो भी उसी सीढ़ी से जाता है, ये भाई साहब भी निकलते अपने उसी सीढ़ी से जाते हैं, लिफ्ट यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ भी ऐसा मतलब कॉमन अगर यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें साफी खालिद बोलते हैं बी अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा तो ए कह सकता है पहले प्रॉपर्टी मुझे बेचो, मेरे को प्रेफरेंस। ये सिर्फ सुन्नी में चलता है, कॉमन फैसिलिटी, कॉमन एम्यूनिटी अगर इन दोनों के बीच में अगर कोई है ना।
ये तो आसान सा भी है, मगर ये याद रखना ये सिर्फ सुखाचार मीन्स ईजमेंट। मैंने तो सुखाचार बोला ही नहीं। सुखाचार अलग चीज होता है। सुखाचार ईजमेंट में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ईजमेंट में ना आप किसी को बेचने से थोड़ा रोकते हो, आप बोलते हो कि अपनी प्रॉपर्टी को आप ऐसे एंजॉय करोगे कि मेरी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट ना रुके। ईजमेंट गलत है। नहीं, ईजमेंट तो आएगा ही नहीं। प्रीएम्पशन और ईजमेंट, दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसमें मान लो ये दीवार यहाँ खड़ी कर रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हो दीवार खड़ी मत कर भाई, मेरे पे तो धूप नहीं आएगी फिर अगर तू दीवार खड़ी कर देगा। ये ईजमेंट है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के फुल एंजॉयमेंट के लिए दूसरी प्रॉपर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूँ। ये ईजमेंट है। और इसमें जो है ये तो आप प्रॉपर्टी उसे बेच रहे हो तो उससे कह रहे हो भाई तू किसी और को नहीं बेचेगा, पहले मुझे बेचेगा। तो ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। यहाँ पे तो आपको प्रेफरेंस मिल रही है एज अ बायर। भाई मैं मान लो कि एक बिल्डिंग में रहता हूँ, उसमें 2 ही फ्लैट है, सपोज करो मेरा है, मेरे सामने वाला जो फ्लैट नंबर 102 उनका है ना। अब मान लीजिए हम दोनों स्टेयर एक ही यूज करते हैं, कॉमन स्टेयर है हमारी। कल वो अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं तो पहला राइट मेरा है, मैं कहूंगा सर पहले आप मुझे बेचिए। उसके बाद अगर भाई मैं उतना पैसा ना दे पाऊँ तो किसी को बेचना हो। ये होता है, ये सिर्फ सुनने में होता है। एक होता है साफिए जार, एक होता है साफिए जार। ये बस सिर्फ पड़ोसी हो उसी नाते होता है ना, कि तुम भैया इस मकान में रहते हो, ये 601 नंबर में और हम रहते हैं 602 में। बस सिर्फ इस वाले आधार पर अगर आप किसी को कहना चाहते हो पहले मुझे प्रेफरेंस है, तो अब ये वाला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अभी चलता नहीं है। साफिए जार खत्म हो चुका है। ठीक है, काम गया नहीं, काम गया। साफिए जार अब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ 2 ही रह गए हैं, साफिए सारिक, साफिए खाली। सिर्फ पड़ोसी होने के नाते आप किसी से प्रेफरेंस नहीं मांग सकते। ऐसा नहीं, तो प्रीएम्पशन एक बहुत ही लिमिटेड सेंस में राइट है, बहुत लिमिटेड राइट है। कारण क्यों है? क्योंकि भैया आर्टिकल देखो, आपने आर्टिकल 300 पढ़ा होगा, 300A, राइट टू प्रॉपर्टी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब जब मैं जो चाहूँ वो करूँ अपनी प्रॉपर्टी के साथ, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस पुट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए बहुत लिमिटेड सेंस में इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रीएम्पशन को यूज करते हैं हम। तो सिर्फ पड़ोसी पड़ोसी के आधार पर नहीं आप उससे बोल सकते कि भैया ये प्रॉपर्टी पहले मुझे बेचो। आई बात समझ में नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? इनहेरिटेंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? देख रहा हूँ इनहेरिटेंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं है कुछ। इनहेरिटेंस से आपसे नहीं पूछता है, पीटी का तो क्वेश्चन नहीं पूछता कम से कम इनहेरिटेंस से। कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि माँ बाप बेटा बेटी दोनों है तो उन्हें क्या क्या मिलेगा, है ना, ऐसा पूछ देता है क्या? हिंदू लॉ में तो पूछता है, मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस से नहीं पूछता ना, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है ना। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, एक कोई व्यक्ति है एच है ना, मुस्लिम है, एच की तो मुस्लिम, एम ले लेते हैं, मुस्लिम है ना। अब इसके फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, तो इसमें अलग अलग सिस्टम है कि फादर को मदर से दुगना ही मिलना चाहिए, मदर जो होगी वो रेसिड्री होगी, बड़ा अलग अलग सिस्टम, बड़ा इसका इनहेरिटेंस बड़ा खतरनाक। ठीक है, तो इसीलिए पीटी में कभी ये इनहेरिटेंस से क्वेश्चन बनाता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है गिफ्ट और विल। तो पहले गिफ्ट देखते हैं, विल देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका? गिफ्ट, है ना। अब हमारा तो हमने तो टीपीए पढ़ ही लिया है, वहां तो बता ही दिया हमको कि टीपीए भैया गिफ्ट वाला जो है मोमिनल लॉ पे लगता नहीं। कौन सा सेक्शन था याद है? सेक्शन याद है? सेक्शन याद है? अरे गिफ्ट का तो 122 था। मैंने पूछा है कि गिफ्ट का चैप्टर मोमिनल लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसका सेक्शन कौन सा? उसका सेक्शन होता। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको रह गया कितना? तो थोड़ा सा तो रह ही गया बस। एक काम करते हैं, इस क्लास को भी यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में भी ना मैं मुस्लिम लॉ लेता हूँ आपका, और मुस्लिम लॉ भी खत्म कर देता हूँ।
और फिर अंतर आ जाएगा 3 दिन में 6 क्लास होंगी हमारी। 6 क्लास में आराम से क्या बोलते हैं उसको, कॉस्टी की 4 से 5 क्लास में आपकी कॉस्टी की पॉलिटी की ले लूंगा, और 1 क्लास आपकी इंटरनेशनल लॉ की ले लूंगा, मतलब सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ले लूंगा, जिसमें आपको मोटा मोटा बता दूंगा एक क्लास में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक क्या पूछता है ना। तो अभी ना आज रात को दूसरी वाली क्लास में से खत्म करते हैं मुस्लिम लॉ को, ठीक है ना। मुस्लिम लॉ आसान है, समझ में आ रहा होगा। चलो ओके।